हाल ही में मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक हटा दी है, जिस पर आरएसएस ने कहा कि फैसले से देश की लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत होगी। आखिर आरएसएस को लेकर इतना क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी क्यों है? जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, आखिर वो वक्त बेवक्त बैन क्यों हुई? आरएसएस कांग्रेस के निशाने पर क्यों रहती है? समय समय पर एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था एक पॉलिटिकल से पॉलिटिकल कैसे बन जाती है? क्यों बार बार अखंड भारत और कट्टर हिंदुत्व के नाम पर आरएसएस निशाने पर आ जाती है? आज टटोलेंगे उन सवालों के जवाब जिसको लेकर आरएसएस पर उंगलियां उठती रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। चलिए तफसील से शुरू करते हैं। साल 1907 में बंगाल में आज़ादी के संघर्ष के लिए क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की नींव रखी गई। क्रांतिकारी त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती की किताब 30 ईयर्स इन जेल में केशव बलिराम हेडगेवार के अनुशीलन समिति में शामिल होने का जिक्र मिलता है। अनुशीलन समिति क्रांति की लौ जलाए रखने के लिए अंडरग्राउंड तरीके से साहित्य का प्रचार प्रसार भी करती थी। हेडगेवार ने क्रांति की मशाल जलाने वाले साहित्य को कोलकाता से नागपुर तक पहुंचाया। हेडगेवार जल्द ही अनुशीलन समिति के मुख्य समूह के सदस्य बन गए। उनका कोड नेम था कोकेन। वहीं कोलकाता से 5 साल की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर हेडगेवार 1916 की शुरुआत में नागपुर लौट आए। अंतिम परीक्षा पास करने के बाद उन्हें बैंकॉक में एक हाई पेड नौकरी की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर हेडगेवार क्लियर थे कि वे ब्रिटिश सरकार की सेवा नहीं करेंगे। नागपुर वापस आने के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने अपने मित्र भाऊजी कर्वे के साथ क्रांतिकारी समूहों की स्थापना की और सशस्त्र क्रांति के प्रयास किए। जब दादा भाई नौरोजी ने गरम दल के नायक बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस में आने का न्योता दिया, तिलक के साथ डॉक्टर हेडगेवार भी कांग्रेस का हिस्सा बन गए। 1917 में टर्की के खलीफा की गद्दी छिन जाने के विरोध में जब देश भर में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तब महात्मा गांधी की अगुवाई में हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर कांग्रेस ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। हेडगेवार को ये नागवार गुजरा, मगर वे कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। 1922 और 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में भी हेडगेवार ने हिस्सा लिया, मगर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उन्हें अंदर ही अंदर चुभती रही। हेडगेवार ने हिंदुओं के हितों के लिए एक संगठन बनाने का मन बना लिया था। शुरुआत में डॉक्टर हेडगेवार के साथ 10 लोग ही जुड़े, मगर संख्या सैकड़ों तक पहुंचने में वक्त नहीं लगा। वक्त बदला तो डॉक्टर हेडगेवार शाखा के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने लगे। शाखा में सूर्य नमस्कार और योग ने लोगों को जोड़ने का काम किया। 1927 में लगी शाखा में पहली बार लाठी चलाने की फिजिकल ट्रेनिंग भी शामिल की गई। साथ ही बौद्धिक की शुरुआत होती है, जो भाषण का ही एक रूप था, जिनके जरिए युवाओं में विदेशी शकुनों से लड़ने वाले भारतीय राजाओं की कहानी सुनाई जाती रही। इन शाखाओं में डिबेट और डिस्कशन के जरिए डॉक्टर हेडगेवार अपनी बात लोगों तक पहुंचाते और उन्हें एकजुट रहकर समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करते। फिर वक्त आया जब शाखा को संघ बनाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 17 अप्रैल 1926 को नागपुर में अस्तित्व में आया। मौका था विजयदशमी का, जिसके बाद धीरे धीरे संघ ने महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, अमरावती, यवतमाल में अपने पैर और पैठ मजबूत की। यही नहीं, आरएसएस ने महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य भारत में भी शाखा को विस्तार दिया। लोगों का शाखा के साथ जुड़ना उनके लाइफस्टाइल और सोच में बदलाव लेकर आया। आरएसएस की शुरुआत सामाजिक संगठन के तौर पर भले हुई, मगर आज की भारतीय राजनीति की धुरी में संघ ही है, जिसके इर्द गिर्द राजनीति का ताना बाना बुना गया है। 1930 में हेडगेवार बीएचयू में पंडित मदन मोहन मालवीय से मिले। हेडगेवार ने पंडित जी से बीएचयू में संघ की शाखा खोलने की परमिशन मांगी। हेडगेवार की राष्ट्र निर्माण की भावना ने पंडित मदन मोहन मालवीय को खासा प्रभावित किया। उन्होंने हेडगेवार को परमिशन दे दी। यहीं पर उनकी मुलाकात गुरुजी से हुई। गुरुजी यानी माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर से, जो आगे जाकर संघ के एक्टिव मेंबर बने। 1940 में डॉक्टर हेडगेवार की मौत के बाद गोलवालकर सर संघचालक और संघ का चेहरा बने। आज अगर देश के कोने कोने तक संघ की पहुंच और पकड़ है, तो उसके पीछे गोलवालकर की अथक मेहनत और विजन है, जिसने संघ को घर घर तक पहुंचा दिया। केरल, जहां भले ही हिंदुओं की संख्या कम है, मगर वहां भी संघ की 5000 ब्रांच हैं। वहीं यूपी में अकेले 8000 से ज़्यादा ब्रांच हैं। दुनिया के 40 से ज़्यादा देशों में आरएसएस की 57,000 ब्रांच हैं। इन ब्रांच में 50 लाख से ज़्यादा एक्टिव मेंबर हैं। ब्रांच या शाखा ही आरएसएस की बुनियाद है, जहां सुबह शाम आज भी फिजिकल ट्रेनिंग, डिबेट और डिस्कशन होता है। भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, विद्या भारती, सरस्वती शिशु मंदिर, स्वदेशी जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, ये सभी आरएसएस की इकाई हैं। आरएसएस न कभी महात्मा गांधी की अगुवाई में आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुआ, न कभी चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों से ही कभी वास्ता रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस की कोई भूमिका नजर नहीं आती। जब आज़ादी मिली, उस वक्त तिरंगे का विरोध भी आरएसएस ने किया। संघ भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दिलाना चाहता था। संघ की पहचान आज के दौर में एक अनुशासित और राष्ट्रवादी संगठन की है। 1962 में चीन के धोखे ने भारत को बैकफुट पर ला दिया था। तब आरएसएस ने सरहद पर रसद पहुंचाने में मदद की, जिससे प्रभावित होकर तब के प्रधानमंत्री नेहरू ने 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस को न्योता दिया था। 1965 में जब इंडो पाक वार हुआ, तब भी आरएसएस दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट करती दिखी। 1977 में आरएसएस ने इंदिरा गांधी को विवेकानंद रॉक मेमोरियल
मेमोरियल के उद्घाटन के लिए इन्वाइट किया था। आरएसएस की आइडियोलॉजी हिंदुओं को धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर सुदृढ़ और सशक्त बनाने की है। हर साल विजयदशमी के मौके पर आरएसएस सिर्फ अपना स्थापना दिवस ही नहीं मनाता, बल्कि शस्त्र पूजा के जरिए देश के दुश्मनों को सचेत रहने का भी संदेश देता है। संघ से निकले स्वयंसेवकों ने ही बीजेपी की नींव रखी। मौजूदा वक्त में भी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संघ के अनुशासित स्वयंसेवक रहे हैं। कभी शाखा से शुरू हुआ संघ आज दुनिया का सबसे मजबूत सामाजिक संगठन है, मगर संघ और उसकी आइडियोलॉजी हमेशा सवालों घेरे में रही है। संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। आज़ादी मिले 1 साल भी नहीं हुआ था कि आरएसएस को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। सबसे पहले 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके पीछे की वजह यह है कि महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया। 18 महीने तक संघ पर प्रतिबंध लगा था। ये प्रतिबंध 11 जुलाई 1949 को तब हटाया गया जब देश के उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की शर्तें तत्कालीन संघ प्रमुख माधवराव सदाशिव गोलवालकर ने मान ली। शर्त यह थी कि आरएसएस देश की राजनीतिक गतिविधियों से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखेगा। दूसरी बार प्रतिबंध का सामना इमरजेंसी के दौर में करना पड़ा। इंदिरा गांधी ने साल 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगाई तो आरएसएस ने इसका जमकर विरोध किया। आरएसएस के स्वयंसेवकों को बड़ी संख्या में जेल जाना पड़ा। इस दौरान आरएसएस पर 2 साल तक पाबंदी लगी रही। इमरजेंसी के बाद जब चुनाव की घोषणा हुई तो जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। इसके बाद साल 1970 में जनता पार्टी सत्ता में आई, तब जाकर संघ पर लगा प्रतिबंध हटाया गया। आरएसएस पर तीसरी बार प्रतिबंध साल 1992 में लगा जब बाबरी मस्जिद ने राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल दिया। 1986 में अयोध्या के विवादित परिसर का ताला खोल दिया गया और वहां से मंदिर मस्जिद की राजनीति गर्मा गई। इसी मौके को भाजपा और आरएसएस ने भुना लिया। नतीजतन इसको लेकर 1986 से 1992 के बीच खूब टकराव हुआ। जगह जगह हिंसा हुई, लोगों की जानें गईं। साल 1992 में अयोध्या में भीड़ ने विवादित ढांचे का गुंबद गिरा दिया। देश के कई हिस्सों में तनाव पसर गया, हिंसा होने लगी और माहौल खराब होने लगा। देश की स्थिति देख तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद एक बार फिर जांच चली, लेकिन जांच में आरएसएस के खिलाफ कुछ नहीं मिला। नतीजतन आखिर में तीसरी बार भी 4 जून 1993 को सरकार को आरएसएस से प्रतिबंध हटाना पड़ा। भले ही आरएसएस हर बार पाबंदियों से पार पा ले, मगर कट्टर हिंदूवादी संघ की इमेज उसका बेताल की तरह पीछा करती रहेगी। आरएसएस को पॉलिटिकल से पॉलिटिकल होते देर नहीं लगती। यही वजह है कि आरएसएस पर पहले भी सवाल उठते रहे और आगे भी सवाल उठते रहेंगे।